Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, आप सभी जानते ही हैं कि प्लस टू के बोर्ड एग्जाम्स अभी शुरू होने वाले हैं। तो इन प्लस टू के बोर्ड एग्जाम्स में क्लास टू केमिस्ट्री के जो चैप्टर सॉल्यूशंस के अंदर बहुत से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए जो जो फार्मूला यूज होने हैं और उनको सोल्व करने के लिए जो जो टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, आज का मेरा वीडियो उसी के बारे में है। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड टेक्निक्स टू सोल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर सॉल्यूशंस ऑफ क्लास प्लस टू केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सबसे पहले यदि हम बात करके चलें, जैसे कि चैप्टर सॉल्यूशन है तो हमें पहले पता भी होना चाहिए कि सॉल्यूशन है क्या है और सॉल्यूशन में कौन से मेन कंपोनेंट हैं। सबसे पहले सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन है क्या? दिस इज ए होमोजीनियस बाइनरी मिक्सचर made up of generally two components of variable composition. The one component which is in excess, that is called, which is generally in excess, that is called solvent. Another component which is generally in small amount, that is called solute. So normally क्या है, जो excess में है उसे हम solvent बोलते हैं और जो less amount में है उसे हम क्या बोलते हैं, solute. लेकिन इसके अलावा हमें जरूरी नहीं है कि हर जहां जो एक्सेस वाला है वही सोलवेंट होगा और सोल्यूट स्मॉल क्वांटिटी वाला सोल्यूट होगा। कई बार दोनों का अमाउंट इक्वल भी हो सकता है। हमें दूसरी चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, द कंपोनेंट विच इज डिजोल्व, जिस कंपोनेंट को हम डिजोल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोल्यूट, एंड द कंपोनेंट इन विच इट इज डिजोल्व, जिसमें डिजोल्व करते हैं, that is called solvent. So if I say sugar is dissolved in water, then dissolve किसको किया है, शुगर को, तो शुगर होगी सोल्यूट, वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। ऐसे ही यदि आपको मेंशन आता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HNO3, इट मींस HNO3 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो HNO3 क्या होगा, सोल्यूट, और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। सेम वैसे कहीं आ जाता है NaCl इन बेंजीन, इट मींस हमने NaCl को बेंजीन में डिसॉल्व किया है, तो NaCl क्या होगा, सोल्यूट, और बेंजीन क्या होगा, सॉल्वेंट। एक तो पहला यही पहचान है कि हमें सोल्यूट सोल्वेंट आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। अब इस चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करके समय हम कुछ सिंबल्स यूज करेंगे जो डिफरेंट फार्मूलाज में अब आगे यूज करने वाला हूं। तो वो क्या क्या सिंबल्स हैं, ध्यान दीजिएगा। सम रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स। अब कौन कौन से सिंबल हैं आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सोलवेंट, मैं टेबल बनाने जा रहा हूं, यह है सॉल्यूट। इस पूरे चैप्टर में हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्वेंट से रिलेटेड यदि हमें कोई भी डाटा है तो उसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, सोल्यूट से रिलेटेड कोई डाटा है तो उसे कैपिटल बी से। नेक्स्ट थिंग, मास और वेट। मास है या वेट है, इसे स्मॉल डब्ल्यू से शो करेंगे। यदि हमें लिखना है मास ऑफ सोल्वेंट तो उसके लिए सिंबल क्या होगा, डब्ल्यू ए, क्योंकि ए सोल्वेंट के लिए यूज होना है। और सेम वैसे मास ऑफ सोल्यूट तो सिंबल क्या होगा, डब्ल्यू बी। नेक्स्ट थिंग, मोलर मास। मोलर मास को हम कैपिटल एम से शो करेंगे। अब बात आती वही सेम केस, यदि मोलर मास सोल्वेंट का है तो एम ए बन जाएगा सिंबल, मोलर मास सोल्यूट का है तो एम बी बन जाएगा। नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा इस चैप्टर में। यदि नंबर ऑफ मोल्स सोल्वेंट के हैं तो सिंबल क्या होगा, एन ए, और सोल्यूट के हैं तो क्या होगा, एन बी। अब जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। सो एन इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम। तो यदि मुझे एन ए निकालना है, सॉल्वेंट के मोल्स निकालना है, तो क्या होगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। सेम वे से सोल्यूट के मोल्स निकालने हैं तब क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये होंगे फॉर्मूले, ठीक है। अब चीज हम देखते हैं कि हम जानते हैं अभी अपने पढ़ा सॉल्यूशन क्या है, दिस इज ए होमोजेनियस बाइनरी मिक्सचर मेड अप ऑफ जनरली टू कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन। तो उनमें एक सॉल्वेंट था, दूसरा सोल्यूट। तो हम जानते हैं डब्ल्यू ए किसका सिंबल है, मास ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी किसका सिंबल है, मास ऑफ सोल्यूट। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि हमने सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को ऐड कर दिया, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी क्या बन जाएगा, डब्ल्यू सोल्यूशन, दैट इज द मास ऑफ सोल्यूशन या वेट ऑफ सोल्यूशन।
तो इन केस मुझे कहीं डब्ल्यू ए रिक्वायर्ड है, तब क्या होगा, डब्ल्यू सॉल्यूशन माइनस डब्ल्यू बी, और कहीं पर मुझे डब्ल्यू बी रिक्वायर्ड है, तब क्या होगा, डब्ल्यू सॉल्यूशन माइनस डब्ल्यू ए। नेक्स्ट थिंग, कि हम जानते हैं फार्मूला डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला हम जानते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यदि मैं कहता हूं डेंसिटी ऑफ डस्टर, तो मास भी किसका होगा, डस्टर का, वॉल्यूम भी किसका होगा, डस्टर का। डेंसिटी ऑफ एनी बॉल्स, तो क्या होगा, मास ऑफ बॉल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉल्स। अब डेंसिटी को हम रो से शो करते हैं। अब बात करते हैं यदि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, डब्ल्यू सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक रिलेशन फार्मूला है, रो सॉल्यूशन इंटू डब्ल्यू सॉल्यूशन अपॉन वी सॉल्यूशन। कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस के दौरान हमें डब्ल्यू सॉल्यूशन मेंशन है या डेंसिटी मेंशन है, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम और मास मेंशन है तो डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी और मास मेंशन है तो हम क्या है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये देखेंगे कि इन तीन में से हमेशा दो टर्म्स पेपर में अवेलेबल रहती हैं। कई बार क्वेश्चंस में हमें तीसरी टर्म निकालनी होती है। तो डेंसिटी ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो वो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इन केस मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है, तब क्या होगा हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। दीज आर सम रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स जो हम इस चैप्टर में डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब बात आती है, एक बार सिंबल आप दोबारा देखेंगे और इनकी यूनिट्स भी देखते हैं। सो सबसे पहली बात, इस चैप्टर में यदि हमें कभी भी मास या वेट के बारे में बात करना है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो इन सब का यूनिट क्या होना चाहिए, ग्राम। ठीक है, कई जहां कंडीशन होंगी कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो केवल उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना, अदरवाइज ग्राम में चाहिए। सेम वैसे मोलर मास है, मोलर मास का यूनिट क्या लेके चलना है, ग्राम पर मोल। अब आप जानते हैं मोलर मास आपने प्लस में पढ़ा है, इन केस ऑफ एलिमेंट इट इज इक्वल टू एटॉमिक मास, इन केस ऑफ कंपाउंड और गैस इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड के केस में फार्मूला मास के इक्विवेलेंट है। ठीक है, वैल्यू सेम रहता है, सिर्फ यूनिट चेंज होता है। वहां एएमयू है और यहाँ क्या है, ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसका यूनिट क्या होगा, मोल। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में है, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वो भी क्या होगा, ग्राम में। तो यहां देखेंगे यूनिट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए। यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए या फिर मिलीलीटर। कई जहां कंडीशंस आएंगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो केवल उस पर्टिकुलर पोजीशन पे लीटर में लेना, अदरवाइज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर में। और सेम वैसे यदि हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देखें, तो उसका यूनिट क्या होना चाहिए, या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, ये सभी सिंबल्स हैं या ये कहीं के हेल्पिंग फार्मूलाज हैं जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करेंगे। एक बार इन्हें अच्छे से देख ले, फिर हम अपना आगे टॉपिक शुरू करते हैं। किसके लिए क्या क्या सिंबल है, क्योंकि हर फॉर्मूले के अंदर हम यही सिंबल यूज करेंगे। नो, सम बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कुछ स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो रिलेटेड क्वेश्चन से। सबसे पहली टर्म है परसेंटेज बाय मास, दिस इज आल्सो कॉल्ड डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। परसेंटेज बाय मास जिसे मास परसेंटेज बोलते हैं। तो परसेंटेज बाय मास डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू की डेफिनेशन क्या होगी, मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला क्या होगा, ऊपर मास ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू बी, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन डब्ल्यू सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज अवर फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, डब्ल्यू अपॉन बी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब और 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिंबल फार्मूला क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन बी सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब थर्ड है हमारे पास परसेंटेज बाय वॉल्यूम,
और वो है V अपॉन V, यानी कि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो इसमें डेफिनेशन क्या होती है, ये भी वॉल्यूम परसेंटेज की सेकंड टाइप है। पहली टाइप है W अपॉन V, दूसरी क्या है V अपॉन V, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, और नीचे वाली क्या है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सिंबल क्या होगा VB अपॉन V सॉल्यूशन इनटू 100। एक बात आप देखेंगे, यहां पर हमने लिखा है W अपॉन बी, W अपॉन W, दूसरे में W अपॉन बी, तीसरा है V अपॉन बी। ये किस लिए है और ये हमें कैसे हेल्प करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यदि हमने लिखा है W अपॉन W या W अपॉन बी या V अपॉन बी, इसमें आप देख रहे हैं एक बटा का निशान है, निशान है बटा का। तो ध्यान दीजिएगा, बटा के निशान से जो पहली चीज है वो डाटा सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाद वाला सॉल्यूशन को, ठीक है, वो डाटा नहीं, यानी कि वो टर्म्स सोल्यूट को और बाद वाली सॉल्यूशन को। तो यदि W अपॉन W है तो डेफिनेशन देखेंगे, W क्या है मास किसका है सोल्यूट का, तो डेफिनेशन होगी मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन, परसेंट का मतलब ही क्या होता है 100, यानी कि 100। फिर दोबारा देखा W है, W मीन मास, और मास का यूनिट क्या लेना है, ग्राम लेके चलना है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या बनी है, मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह से W अपॉन V में क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। और तीसरे वाले में वो V है वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब आता है इनकी यूनिट्स की, तो यदि हम देखें, हमारे पास चाहे परसेंटेज बाय मास है चाहे परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, दोनों में से कोई भी तीनों टाइप है, इन सब में हमने फाइंड आउट क्या की है परसेंटेज, सो दे हैव नो यूनिट, इनका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, दे आर यूनिटलेस, यानी कि परसेंटेज ही आएगा अकेला। अब आ जाती है फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है, दिस इज डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन परसेंटेज बाय वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो वहां हमने क्या पढ़ा था, मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहां क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप देखिए यहां कंडीशन आ गई, मैंने ऊपर कोई कंडीशन नहीं लिखा, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा, यानी कि वहां यूनिट क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर, लेकिन यहां कंडीशन है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए, लीटर में। इट मींस यदि सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर किसी में भी है तो हम उसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। और आपने प्लस वन में कन्वर्जन फैक्टर पढ़े भी हैं कि 1 लीटर किसके इक्विवेलेंट है, 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 मिलीलीटर, और 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इस तरह से उसे लीटर में बदल देंगे। अब आ जाते हैं यूनिट की, यूनिट जो है हमेशा फर्स्ट फार्मूला के बेस पर बनता है। तो WB क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, इसका यूनिट हम जानते हैं किसमें होता है, ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कंडीशन दे ही रखी है कि वॉल्यूम किसमें चाहिए, लीटर में। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर लीटर, क्या होगा, ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इसे हम कैपिटल M से भी शो करते हैं। अब मोलैरिटी होता क्या है, ये डेफिनेशन स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। अभी आपने स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में क्या पढ़ा, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां क्या है, मोलैरिटी मींस मोल वर्ड, तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये डेफिनेशन है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक तो ये पहला फार्मूला है। बट अभी आपने जब हेल्पिंग फार्मूला पढ़ा था तो हमने पढ़ा था, वी नो NB किसके इक्विवेलेंट होता है, WB अपॉन MB, इट मींस WB अपॉन MB। सो यदि इसे पुटअप करें तो मोलैरिटी का सेकंड फार्मूला क्या आ जाएगा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फार्मूला। बट मैंने आपको बताया यूनिट हमेशा किसके बेस पर होता है, फर्स्ट फार्मूला के बेस पर। तो फर्स्ट फार्मूला में ऊपर क्या है, NB, यानी कि उसका यूनिट मोल, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंडीशन दी है लीटर में, यानी कि मोलैरिटी का यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट इज मोल पर लीटर, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल M, यानी कि मोलर। तो मोलैरिटी का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर या फिर मोलर, ठीक है। तो
तो यहां आप देख ही रहे हैं WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंडीशन क्या है, रिटर्न होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी को कैपिटल M से शो किया है, मोलैलिटी को स्मॉल m से शो किया है। अब क्या होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। वहां याद रखिएगा मोलैरिटी और मोलैलिटी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मोलैरिटी में है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहां है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है, NB अपॉन मास ऑफ सोल्वेंट WA, कंडीशन क्या है, इन किलोग्राम। तो देखिए यहां फिर कंडीशन आ गई, नॉर्मली मास ऑफ सोल्वेंट कैसे लेके चलना है, ग्राम में, लेकिन यहां कंडीशन है कि भैया हमें उसे किलोग्राम में लेना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। अभी हम जानते हैं एनबी को किससे शो करते हैं, WB अपॉन MB, ऊपर देखा ही है। सेकेंड फॉर्मूला आएगा WB अपॉन MB इंटू WA इन किलोग्राम। अब इस फॉर्मूला को फिर दोबारा ध्यान से देखें तो यहां देखिए ऊपर WB है, लेकिन उसके साथ कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट है वो तो किसमें चाहिए, ग्राम में, लेकिन नीचे WA के साथ क्या लिखा, किलोग्राम, लेकिन वो किसमें चाहिए, किलोग्राम में। तो हमें कंडीशंस को जरूर देखना है, अदरवाइज जनरल यूनिट चलेंगे। अब यूनिट की बात आती है। अब हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल, नीचे दिया है मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें चाहिए, किलोग्राम में। तो मोलैलिटी का यूनिट क्या निकल के आएगा, मोल पर किलोग्राम, ठीक है। तो यहां पर कई बार दिक्कत आती है क्वेश्चंस की, जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन ही नहीं होता। मैं कुछ टेक्निक बता रहा हूं, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन नहीं होता, तो वहां हम देखेंगे क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूट में से क्या दिया है। यदि मास ऑफ सॉल्यूशन W सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट WA सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट WB गिवन है, और हमें क्या चाहिए, WA। तो WA कैसे निकलेगा, W सॉल्यूशन माइनस WB, उससे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें W सॉल्यूशन यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन भी नहीं दिया, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें डेंसिटी और वॉल्यूम मिल जाएंगे जरूर। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन W सॉल्यूशन, और उसमें से जब WB माइनस करेंगे तो क्या आएगा, WA। तो ये देखना है हमारे क्वेश्चन की नीड्स में, वो हेल्पिंग फार्मूलास बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को हम PPM से शो करते हैं। सो पार्ट्स पर मिलियन है क्या, ये भी वही W/W टाइप है। तो मिलियन इंडिकेट किया, मिलियन किसके इक्वलेंट होता है, 10 लाख, यानी कि 10⁻⁶। सो पार्ट्स पर मिलियन होगा क्या, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यदि देखिए परसेंटेज में मास से यदि से रिलेट करें तो वहां क्या था, मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और यहां है मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वो 100 था और यहां 10 लाख ग्राम है। तो फॉर्मूला क्या होगा, WB अपॉन W सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय, उसमें 100 से मल्टीप्लाई किया था, यहां 10⁻⁶ से, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन। अब नाम से इंडिकेट है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सो अच्छा, पहले एक बात बताना रह गया कि ऊपर जो PPM है उसका यूनिट भी क्या होगा, PPM। अब बात आ रही है मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन, तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। नेम से इंडिकेट है फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ मोल्स। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ number of moles of that component to the total number of moles of all the components present in given solution. It means जिस भी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन आया है उसके मोल्स को सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके टोटल नंबर मोल से डिवाइड कर दें, तो दैट इज कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब बात करें, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, वन इज सॉल्वेंट, सेकंड सोल्यूट। यदि सोल्वेंट के मोल्स क्या हैं, Na है, सोल्यूट के मोल्स क्या हैं, Nb। तो मोल फ्रैक्शन को शो किससे करते हैं, कैपिटल H से। तो यदि मुझे लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो फॉर्मूला क्या होगा, सिंबल क्या होगा, HA इज इक्वल टू
उसके कंपोनेंट, अब सोलवेंट के सोलवेंट के मोल्स कितने हैं, Na डिवाइड बाय सोलवेंट और सोल्यूट उनके टोटल नंबर ऑफ मोल, तो सोलवेंट के Na प्लस सोल्यूट के Nb, तो एच से किसके इक्विवेलेंट होगा, एच से Na अपॉन Na प्लस Nb। सेम वे से Hb किसके इक्विवेलेंट होगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। अब यदि हम यहां दो कंपोनेंट है दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम करते हैं, देन वी कैन सी HC प्लस HB दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि जितने भी कंपोनेंट्स एक सॉल्यूशन में अवेलेबल है यदि उनके मोल फ्रैक्शन का सम करेंगे देन दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो HC प्लस HB इक्वल टू 1 निकल के आएगा। तो यदि मुझे HC रिक्वायर्ड है तो क्या करूंगा 1 माइनस HB, और HB रिक्वायर्ड है तो क्या होगा 1 माइनस HC। ये चीज ध्यान रखना है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all the component present in given solution is always equal to 1। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ मोल्स की बात है। यदि बाई चांस की बात है, मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट आ गया और नंबर ऑफ मोल्स गिवन ही नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने आते हैं, कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो W अपॉन M में निकल जाएगा, उसी तरह से WB अपॉन MB, और उसके बाद इसे फार्मूले में पुटअप करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास मोल फ्रैक्शन। अब आता थी इसकी यूनिट की, देखिएगा आपके सामने यूनिट का। अब हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन के किसी भी फार्मूले को देख ले, चाहे सॉल्वेंट वाला देखिए चाहे सॉल्यूट, ऊपर भी क्या है मोल, नीचे भी क्या है मोल प्लस मोल मोल, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन आल्सो हैज नो यूनिट। ठीक है, क्लियर हो गया चीज। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है मास फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट था, अब क्या है मास फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन में क्या था मोल्स की रेशो, मास फ्रैक्शन में मासेस की रेशो। ठीक है, उसे कैपिटल एच से शो किया था, इसे स्मॉल एच से। तो मास फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट होगा क्या, इट इज द रेशो ऑफ मास ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल masses of all the components present in given solution। ठीक है, तो वही सेम केस मासेस को स्मॉल w से शो करते थे। यदि मैंने कहा मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सिंबल क्या होगा एच से टू WA अपॉन WA प्लस WB, यदि दो ही कंपोनेंट है। सेम इसे मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाला तो क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। अब हम ये भी जानते हैं कि WA प्लस WB क्या है, W सॉल्यूशन है, तो ये भी फार्मूला बन सकता है। सेम वे से ये भी, और जैसे मोल फ्रैक्शन का सम था ऐसे यदि मैं मास फ्रैक्शन का सम करता हूं, कंपोनेंट्स के मास फ्रैक्शन का सम, देन दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। सो HC प्लस HB, दिस इज 1 मिनट, थोड़ा सा इसे सही कर देते हैं। तो यहां पे क्या है HC प्लस HB इक्वल टू 1, जैसे वहां था the sum of mass fraction of all the component is equal to 1। तो इसी तरह से हमारे पास ये चीज है, और सेम पैटर्न से जैसे मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, सेम पे से मास फ्रैक्शन आल्सो हैज नो यूनिट। क्लियर। एक बात ये ध्यान देखनी है कि यहां पर तो मैंने सिर्फ दो ही कंपोनेंट लेके चला है, बाई चांस कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें 3 कंपोनेंट है 4 कंपोनेंट है, तो याद रखिएगा जितने भी मर्जी कंपोनेंट्स हों उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम और उन सबके मास फ्रैक्शन का सम दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नेक्स्ट टर्म है डिल्यूशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। अब हमारे पास कई बार क्या है कोई सॉल्यूशन होता है हम उसे डिल्यूट करते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास गिवन सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन होती है और हमें बाद में जो सॉल्यूशन बनता है डिल्यूशन के बाद उसके मोलैरिटी निकालनी होती है, तो दैट इज कॉल्ड द मोलैरिटी इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें मोलैरिटी इक्वेशन यूज होती है। मोलैरिटी इक्वेशन है क्या हमारे पास M1V1 इक्वल टू M2V2। सो M1 क्या है इनिशियल मोलैरिटी, V1 क्या है इनिशियल वॉल्यूम,
M2 क्या है, फाइनल मोलैरिटी, और V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको समझाने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, यू आर हैविंग 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर NaH solution and if 300 centimeter cube of water is added to this solution, find out molarity of resultant solution। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या देखना है, सबसे पहले यू आर हैविंग 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर NaH सॉल्यूशन। तो सेंटीमीटर क्यूब इसका किसका यूनिट है, वॉल्यूम का, और मोलैरिटी M किसका सिंबल है, मोलैरिटी का। इट मीन जो शुरू में हमारे पास NaH सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि V1 कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी शुरू में मोलैरिटी, इनिशियल मोलैरिटी M1 कितना है, 0.5 मोलर। अब आपने देखा इफ 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन पहले कितना था 100, अब हमने इसमें 300 सेंटीमीटर क्यूब वाटर और ऐड कर दिया, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, 100 प्लस 300 दैट इज 400 सेंटीमीटर क्यूब, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। उसे हम M2 से शो करेंगे, तो M2 निकालना है। तो पुट करेंगे इस फॉर्मूले में M1 V1 इक्वल टू M2 V2, तो यहां से सोल्व करके हमें M2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है उससे। कई बार हमें आता है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.25 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, कुछ भी आ सकता है, is diluted to 500 centimeter cube. Find out molarity of resultant solution। अब यहां भी हमें देखना है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, वो सॉल्यूशन है कौन सा, H2SO4 का है, तो उसका शुरू में वॉल्यूम कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वो क्या होगा हमारा V1 होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसकी शुरू में मोलैरिटी कितनी दी है, 0.25 मोलर, वो क्या होगा M1। अब आपको यहां पड़ा इट इज डिल्यूटेड टू 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपके अकॉर्डिंग V2 क्या होगा। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर 100 ये था और 500 ऐड कर दो, यानी कि टोटल 600 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, जबकि ऐसा नहीं है। कैसे, जब भी आपको दिखे इट इज डिल्यूटेड टू या इट इज मेड, डिल्यूटेड टू का मतलब क्या है या मेड का मतलब क्या है कि भैया हमने इसमें पानी जितना मिलाना था मिला के फाइनली इतना बना दिया है, यानी कि ये जो वैल्यू दी है 500 सेंटीमीटर क्यूब, इसे ऐड नहीं करना, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। यानी कि डायरेक्टली ये फाइनल वॉल्यूम ही गिवन होता है। जब भी कहीं आता है इट इज डिल्यूटेड टू या इट इज मेड, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर हमें 500 ऐड नहीं करना, यानी कि हमारा V2 वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम है कितना है, दिस इज इटसेल्फ 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यानी कि ये ऐड नहीं करना, ये फाइनल वॉल्यूम ही गिवन है। एंड व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, यानी कि हमें M2 निकालना है, तो ये पुट अप करेंगे, ठीक है। सो ये है M1 V1 टू M2 V2, और ये सभी क्या थी हमारी जो कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। इनमें से कुछ टर्म्स आपने +1 में भी पढ़ी है। नाउ नेक्स्ट टर्म हमारे पास है हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ जो है, ये टॉपिक कहां पर आया, आपने पढ़ा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, यानी कि गैस को किसी लिक्विड सॉल्यूट में डिसोल्व करना है और उससे क्या बनाना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वहां ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है हेनरीज लॉ। अब क्या है हेनरीज लॉ का फार्मूला, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस डिसॉल्व, ठीक है। अब जरा देखिएगा, सपोज कीजिए हमारे पास एक गैस है जिसे हमने कैपिटल A से शो किया है, ठीक है। वो गैस कोई भी हो सकती है, N2 H2 H2S CO2 कुछ भी हो सकता है, और उसके पार्शियल प्रेशर को हम शो कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर को स्मॉल p से शो करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर है उस गैस का है, तो क्या होगा PA, ठीक है। हेनरीज कांस्टेंट है
इसे शो करते हैं के एच से। और मोल फ्रैक्शन को आपने भी पढ़ा ही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, मोल फ्रैक्शन को कैपिटल एच से, उस गैस का है, गैस का नाम क्या लिया है, ए। तो यहां पे हेनरी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस यानी कि पी ए इक्वल टू पी एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस यानी कि पी ए इक्वल टू पी एच इंटू एच से। अब यहां तो हमने ए एज्यूम किया है, मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर मेंशन आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज जोल, तो वहां क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो N2 गैस डिसोल्व है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अब बात आती है यहाँ पे कि ये KH है क्या, दिस इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये आपके पास क्वेश्चन में मेंशन आएगा कि कौन सी गैस डिसोल्व रही है उसके लिए। मोल फ्रैक्शन आप जानते ही हैं, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर मींस प्रेशर ड्यू टू दैट गैस, ठीक है, क्लियर। सो इस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन कई बार गिवन नहीं आता, तो मोल फ्रैक्शन आप जो पहले हमने फार्मूलास बताए हैं उनके बेस पर आप निकालेंगे, जो भी कंपोनेंट है उन सबके उसके नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर केज। अब यहां पर एक चीज ध्यान देनी है, यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर एज वेल एज केएच दे आर हैविंग द सेम यूनिट। क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट ही नहीं होता, तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि पार्शियल प्रेशर और केएच इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। क्यों, यदि बाई चांस एटमोस्फेयर में है तो दोनों एटमोस्फेयर में, बार में है तो दोनों बार में, पास्कल में है तो दोनों पास्कल में, इस तरह से हमें देखना है। और यहां पर एक ध्यान रखना है कि कन्वर्जन फैक्टर आपने प्लस में पढ़ा भी है कि 1 एटमोस्फेयर किसके बराबर है, 1.013 बार, उसके अलावा 101,325 पास्कल और 76 सेंटीमीटर मरकरी और 760 टोर मरकरी, ठीक है, या 760 मिलीमीटर मरकरी। ये सब चीजें आपस में इक्वल है, तो हमें ध्यान देखना है कि पार्शियल प्रेशर और KH इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। यदि बाई चांस एक एटमोस्फेयर में दूसरा पास्कल में, तो आपकी चॉइस है, अब दोनों को एटमोस्फेयर बदल दो या दोनों को पास्कल में, और उसके बाद इस फार्मूला के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इक्वल टू KH into मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, दैट इज द हेनरीज लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इज राउल्ट्स लॉ। So what is Raoult's law? Raoult's law क्या कहता है? According to Raoult's law, the partial vapor pressure of any component present in given solution is always equal to product of partial vapor pressure of that component in pure state and mole fraction of that component. So क्या है? Partial vapor pressure of any component present in solution is equal to product of partial vapor pressure of that component in pure state and mole fraction of that component, ठीक है। अब वही चीज लेके चलते हैं। मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। सपोज वी आर हैविंग ए सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन इज हैविंग टू कंपोनेंट, वन इज सॉल्वेंट, सेकेंड इज सोल्यूट। सॉल्वेंट को हम ए से शो कर रहे हैं, सोल्यूट को बी से। सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर पीए है, सोल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, पीबी। अब सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट में ऊपर जीरो आ जाएगा, दैट इज पी नॉट ए। इसी तरह से सोल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर पीबी हो गया, बट प्योर स्टेट में क्या होगा, ऊपर जीरो, पी नॉट बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है, एच से। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या है, एच बी, ठीक है। ये देखिएगा सिंपल, सॉल्वेंट को ए से, सोल्यूट को बी से। पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट है, सिंबल क्या होगा, पीए। पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूट पीबी। पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, जब प्योर है तो ऊपर जीरो आ जाएगा, पी नोट ए, और वो क्या बन जाएगा, पी नोट बी। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट एच से, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट क्या है, एच बी। तो यदि मैं राउल्ट्स लॉ अप्लाई करता हूं फॉर सॉल्वेंट, तो जब हमने सॉल्वेंट के लिए अप्लाई किया तो फॉर्मूला क्या आएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एच से। फॉर सोल्यूट, जब मैं सोल्यूट के लिए अप्लाई करता हूं तब क्या आएगा, पी बी इक्वल टू
पी नोट बी इंटू एच बी। ठीक है, सो ये फॉर्मूले आएंगे पी ए टू पी नोट इंटू एच से, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, पी बी टू पी नोट बी इंटू एच बी। सो दिस इज द राउट्स लॉ। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है राउट्स लॉ फॉर फाइंडिंग आउट वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ वोलेटाइल कंपोनेंट्स। राउट्स लॉ फॉर फाइंडिंग vapor pressure of any solution containing both volatile components। पहले वाला केस ऐसा है कि जिसमें दोनों कंपोनेंट ही वोलेटाइल है, यानी कि सॉल्वेंट भी वेपराइज होता है, सॉल्यूट भी वेपराइज। तो ऐसे केस पे ठीक है, हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। तो अभी आपने पढ़ा राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर सॉल्वेंट के लिए क्या होता है, पी ए इक्वल टू पी नोट इंटू एच से। फॉर सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए क्या होगा, पी बी इक्वल टू पी नोट बी इंटू एच बी। और हम ये भी जानते हैं जब सॉल्यूशन में यही दो कंपोनेंट हैं तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इसे कैपिटल पी से शो करेंगे। तो पी सॉल्यूशन किसके अंदर आएगा, ये प्लस पी बी, और इसे पुटअप करेंगे तो पी सॉल्यूशन कितना होगा, पी की वैल्यू रखा पी नोट ए इंटू एच से प्लस पी नोट बी इंटू एच बी। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ वोलेटाइल कंपोनेंट्स। ठीक है, इट इज हमारे पास। एंड दिस फार्मूला इज आल्सो यूज्ड फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, दो सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ऑफ राउट्स लॉ। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी है। सो ये फार्मूला वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ वोलेटाइल कंपोनेंट वहां भी यूज हो रहा है और आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी यूज हो रहा है। अब हमने अभी चीज और भी पढ़ी थी, वी नो, अभी जब मैंने शुरू में टर्म्स बताई थी तो एच से प्लस एच बी के है 1, तो एच से किसके करंट था 1 माइनस एच बी के, एच बी किसके करंट है 1 माइनस एच से के। ठीक है, तो यदि मुझे यही चीज यहां पे पुटअप करो तो पहला फार्मूला तो यही आ गया। अब दूसरे फार्मूले में मैं क्या कर रहा हूं, मैं एच से की वैल्यू रख रहा हूं एच बी एज इट इज। तो पी नोट ए इंटू एच से की मैंने क्या रख दिया 1 माइनस एच बी, और एच बी एज इट इज रख दिया। तो एक फार्मूला ये भी आ जाएगा पी सॉल्यूशन निकालने का। और एक फार्मूला और बनाए तो पी सॉल्यूशन इंटू, अब की बार मैं एच ए एज इट इज रखूंगा और एच बी की वैल्यू रखूंगा। तो पी नोट ए इंटू एच से प्लस पी नोट बी इंटू 1 माइनस एच से। सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ वोलेटाइल कंपोनेंट, या ये कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ एनी आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया चीजें, ये दोनों के लिए सेम फार्मूला है। अब यहां पर जो एच से और एच बी है उनके बारे में कुछ खास बताना चाहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार कई बार उलझाने के लिए भी डालते हैं। सो यहां पर जो एच से है या एच बी है, दीज आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, लेकिन इनके साथ वर्ड लिखा होता है इन सॉल्यूशन या इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको आता है फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। इट मींस हमें वहां क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी कि एच से और एच बी की वैल्यू निकालनी है। बट एक दो क्वेश्चंस में आइडियल सॉल्यूशंस में एक स्पेशल टर्म और भी आती है, मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट इन वेपर फेज। ये स्पेशल टर्म है जो मैं बताने जा रहा हूं। आपके पास कई बार आइडियल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस में आता है फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो यहां हमें एच से एच बी नहीं निकालना, यहां पर हमें निकालना है वाई ए बाई बी। अब वो क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज, सॉल्वेंट है इसे ए से, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इन वेपर फेज इससे सिंबल देंगे वाई ए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
इन वेपर फेज, इसका सिंबल क्या होगा, वाई बी। अब ये कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल सा केस, जैसा भी अपने राउट्स लॉ में किया। सबसे पहले हम पी ए निकाल लेंगे। पी ए क्या होगा, पी नोट इंटू एच से। फिर हम निकालेंगे पीबी। पीबी क्या होगा, पी नोट बी इंटू एच बी। फिर हम निकालेंगे पी सॉल्यूशन। पी सॉल्यूशन किसके अंडर होगा, पी नो पी ए प्लस पीबी, यानी कि कंपाउंड्स के मोल फ्रैक्शन, कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड करेंगे तो पूरे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन आ जाएगा, वेपर प्रेशर मिक्सचर आ जाएगा। अब वाई ए वाई बी कैसे निकलेगा, तो बड़ा सिंपल सा याद रखना, और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट पी ए इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, टोटल वेपर प्रेशर पी सॉल्यूशन इनटू वाई ए, ये फार्मूला होगा। एंड फॉर सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए क्या होगा, पी बी इक्वल टू पी सॉल्यूशन इनटू वाई बी। तो ये है फार्मूला जो हमें हेल्प करेगा किस चीज के लिए, मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट इन वेपर फेज निकालने के लिए। तो इट मीन यदि मुझे वाई ए चाहिए, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट निकालना है, तो क्या होगा, पी ए अपॉन पी सॉल्यूशन। और सेम वे से वाई बी निकालना है, वो भी क्या होगा, पी बी अपॉन पी सॉल्यूशन। और जैसे मोल फ्रैक्शनल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन एच से एच बी, उनका सम क्या था, 1, सेम वे से वाई ए प्लस वाई बी इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। सो ये है हमारे पास मोल फ्रैक्शनल कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, यदि आपका पास आता है फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, यानी कि एच से और एच बी की वैल्यू, यदि आता है फाइंड आउट मोल फ्रैक्शनल कंपोनेंट इन वेपर फेज, तो हमें वाई ए और वाई बी निकालना है। तो वाई ए और वाई बी निकालने के लिए जो फार्मूला यूज होना है, मैंने आपको बताया, ये फार्मूला याद करना है। कैसे निकालना मैंने टेक्निक भी बताई, ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला यूज होंगे। ठीक है, ये फार्मूलास। नेक्स्ट हम अब राउट्स लॉ का एक स्पेशल केस और भी है। राउट्स लॉ फॉर फाइंडिंग वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन containing non-volatile solute। अब हमारे पास एक स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, यानी कि वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। तो यहां पर क्या फार्मूला है राउट्स लॉ का, तो यहां ध्यान दीजिएगा, फार्मूला निकल के आता है पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नोट ए इट इज इक्वल टू एच बी। पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नोट ए इक्वल टू एच बी। अभी आप जानते हैं अभी इन सिंबल्स के बारे में, अभी अपने पहले यूज भी किए हैं। पी नोट ए क्या है, दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। पी सॉल्यूशन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एच बी क्या चीज है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब ये स्पेशल टर्म है पी नोट ए माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नोट ए। तो पहले आपको पता हो पी नोट ए माइनस पी सॉल्यूशन ये क्या चीज है। आपने टॉपिक पढ़ा कि क्वेश्चन भी था आपके पास थ्योरी में कि वाई वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो आपने पढ़ा था वहां पे कि सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। एज द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल एंड व्हेनेवर इट इज मिक्स्ड विद द सॉल्वेंट देन इट विल itself not convert into vapor, खुद वेपर में कन्वर्ट होता नहीं, as well as it will reduce the escaping tendency of solvent molecule to convert into the solution। और साथ साथ क्या करता है वो, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के भी वेपर में बदलने की टेंडेंसी को कम कर देता है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाता है। अब उन दोनों का डिफरेंस, यानी कि हमने पढ़ लिया कि भैया जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है उसकी वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। किससे कम हो गया, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से। अब बताते कितना कम हो गया, तो उसे बोलते हैं पी नोट ए माइनस पी सॉल्यूशन, और उस डिफरेंस को हम नाम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना कम हो गया है। ठीक है, अब ये तो था पी नोट ए माइनस पी सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बट जब इस टर्म को पी नोट ए माइनस पी सॉल्यूशन को फर्दर पी नोट ए से डिवाइड कर देते हैं, तो इस पूरी टर्म को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा, जब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन है तो उस समय पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन, और जिस समय रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन है तो वहां पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नोट ए पूरा है। ठीक है, तो राउट्स लॉ फॉर फाइंडिंग आउट यदि हम बात करके चले तो फॉर एनी सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यू विल से दैट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इट इज ऑलवेज इक्वल टू एचबी। एचबी क्या है? इट इज ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इस चैप्टर के अंदर हमने टोटल 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनके फार्मूलाज को हमें कैसे यूज करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देकर चलने हैं, अब उसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। अब व्हाट आर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं क्या? आपने पढ़ा है those properties of ideal solution whose value depends upon number of particles of solute or number of moles of solute and not upon the nature of solute। यानी कि जिन प्रॉपर्टीज की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करे और उनके नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड ना करे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। इट मींस एवरी qualitative property is directly proportional to number of moles of solute। इसका सिंबल क्या है? NB। ठीक है, अब टोटल 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके क्या क्या फॉर्मूलास हैं जो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे? सबसे पहला फॉर्मूला तो जो अभी आपने पहले पढ़ा भी है, पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नोट ए, दिस इज इक्वल टू एच बी। दिस इज फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, सेकेंड फार्मूला, अब हम जब एच बी की वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा? पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नोट ए। एच बी किसके इक्वल होता है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, और यदि हम कहें इफ सॉल्यूशन इज डिल्यूट, यदि मान लो ये सॉल्यूशन डिल्यूट है, तब क्या होगा? एन बी इन कंपैरिजन टू एन इज वेरी स्मॉल एंड इट इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, सो एन बी इज नेग्लेक्टेड। तब फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नोट ए टू एन बी अपॉन एन ए। और जब हम एन बी एन ए की वैल्यू रखते हैं तब पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नोट ए। एन बी क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एम ए क्या होता है? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है, सो यहां पर ये हमारे 3 फार्मूलाज आए जो देखिएगा। एक तो मेन फार्मूला ये यूज होगा न्यूमेरिकल्स के दौरान, दूसरा फार्मूला ये यूज होगा, तीसरा फार्मूला ये यूज होगा। ठीक है, ये तीनों फार्मूलाज यूज होंगे। अब यहां तो हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया कि यदि सॉल्यूशन डिल्यूट है, इनकेस सॉल्यूशन डिल्यूट नहीं है तब क्या फार्मूला बनता है? तब देखिएगा, इफ वी डोंट नो whether the solution is dilute or concentrated, तो इसमें एक हल्का सा चेंज आएगा। तब क्या होगा हमारे पास? पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन, वहां क्या था? पी नोट ए, तो वहां पी नोट ए की जगह क्या बनेगा? अपॉन पी सोल्यूशन, बाकी चीज सेम, इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी सोल्यूशन इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए, सॉरी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, सॉरी इसे मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं।
डब्ल्यू बी अपॉन एम बी क्या है, डब्ल्यू अपॉन एम बी। सो ये दो फॉर्मूलाज यूज होंगे कब, जब हमें सॉल्यूशन के बारे में आइडिया नहीं है कि डिल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस को किस ढंग से करना है। ये फार्मूला तो सभी जहां सेम रहेगा, बट ये दो फार्मूले, ये दोनों सिर्फ डिल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, और ये दोनों फार्मूले फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो मेनली हमें ये फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला, इन तीनों को यूज करके हमें न्यूमेरिकल निकालने हैं। अब बात आती है, जब हम न्यूमेरिकल निकाल रहे हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान देना है, जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि स्टूडेंट्स की मेनली मिस्टेक इन्हीं चीज पे होती है। अब वो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने हैं, जरा फार्मूले आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऐसे हम ऐसा भी कह सकते हैं। फर्स्ट थिंग, द यूनिट ऑफ, इन फार्मूला में यूनिट ऑफ पी नोट एंड पी सॉल्यूशन दैट शुड बी सेम, ये दोनों सेम होने चाहिए। इट मीन दोनों एटमोस्फेयर में हो, दोनों बार में हो, दोनों पास्कल में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए इन दोनों का यूनिट ग्राम में होना चाहिए। एम ए और एम बी इनका यूनिट क्या होना चाहिए, ग्राम पर मोल में। ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है, हमें कई बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हमें लिखा आता है कि यू आर हैविंग 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन एंड इफ 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन देन वेपर प्रेशर इज लोअर्ड बाय 2.3 एटमॉस्फेयर, ऐसा आता है। तो कभी भी लिखा जाता है, यदि लिखा आता है वेपर प्रेशर इज लोअर्ड बाय, तो ध्यान दीजिएगा, यदि वेपर प्रेशर लोअर्ड बाय है देन इट रिप्रेजेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जो इसके बाद वैल्यू है वेपर प्रेशर लोअर्ड बाय 2.3 एटमॉस्फेयर, तो वो किसकी वैल्यू है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, यानी कि वो वैल्यू किसकी है, पी नोट ए माइनस पी सॉल्यूशन, इसकी वैल्यू है। और कई बार लिखा आता है वेपर प्रेशर इज लोअर्ड टू, तो ध्यान दीजिएगा जब भी लास्ट में टू आ रहा है, यानी कि टू क्या है, एंडिंग को शो कर रहा है, और एंड में क्या बनता है, सॉल्यूशन, यानी कि इट रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को, यानी कि उसके बाद वाली वैल्यू जो है वो किसकी वैल्यू है, पी सॉल्यूशन की। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ध्यान देने हैं। किसी क्वेश्चन में लिखा आ गया वेपर प्रेशर इज लोअर्ड बाय 2.3 एटमॉस्फेयर, इट मींस वो वैल्यू किसकी है, पी नोट ए माइनस पी सॉल्यूशन की। और यदि आता है वेपर प्रेशर लोअर्ड टू 2.3 एटमॉस्फेयर, तो लोअर टू के बाद वाली वैल्यू यानी कि वो किसके है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, यानी कि पी सॉल्यूशन की वैल्यू है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, ये हमारे पास फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा हो जाता है, और कितना ज्यादा है उसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से। अब डेल्टा टीबी फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज के इक्विवेलेंट है, याद रखिएगा डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट, ये चीज। ठीक है, अब एक तो पहली बात ये, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी और टू के बी इंटू एम। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है। अब m क्या है, मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। ठीक है, और एन बी किसके इक्विवेलेंट होता है आप जानते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो डेल्टा डी बी क्या होगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। ठीक है, अब ये फार्मूला है किसके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब इन फार्मूला के दौरान, इन फार्मूला को यूज करते समय हमें किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान देना है, वो ध्यान से देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें पता भी हो कि जो डेल्टा टीबी है वो तो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बट टीबी क्या है, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीबी नोट क्या है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
अब कंडीशन क्या है, इन दोनों का यूनिट ही क्या है, इन दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, केल्विन में। इन दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, केल्विन में, यानी कि टीबी और टीबी नॉट इन दोनों का यूनिट केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यदि ये दोनों केल्विन में है तो डेल्टा टीबी है उसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, केल्विन में। ठीक है, बट बाय चांस किसी क्वेश्चन में लिखा आता है एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट इज 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको मेंशन है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डेल्टा टीबी की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस है। तो याद रखिएगा यदि डेल्टा टीबी की वैल्यू यदि सेल्सियस में है तो वो केल्विन में क्या रहेगी, सेम वैल्यू रहेगी। इट मींस द वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी will remain same in degree Celsius or Kelvin, only unit changes, unit has to be changed। तो यदि आपके पास डेल्टा टीबी सेल्सियस में दिया है और हमें इसे केल्विन में करना है तो वहां से 273 ऐड नहीं करेंगे, सीधा सीधा वैल्यू वही देख के और यूनिट क्या ले देंगे, केल्विन। ठीक है, जबकि टीबी और टीबी नोट उन दोनों के यदि यूनिट सेल्सियस में है तो उसे केल्विन में ऐड करने के लिए 273 ऐड करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। दूसरी बात, केबी क्या चीज है, दिस इज द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका यूनिट याद रखना है, इसका यूनिट क्या होना चाहिए, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये इसका यूनिट होना चाहिए। एम क्या चीज है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, आप जानते हैं मोलैलिटी का यूनिट क्या होना चाहिए, मोल पर किलोग्राम या फिर स्मॉल एम। ठीक है, उसके अलावा बाकी आपको सब दिख ही रहा है, डब्ल्यू बी का यूनिट ग्राम में, एम बी का ग्राम पर मोल, और डब्ल्यू ए की कंडीशन डाली है, ये किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। ठीक है, अब यहां भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक दो बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो क्या है, मान लो आपके पास लिखा आता है, पेपर में लिखा आ गया बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड बाय, या बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड बाय। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड बाय मींस बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ गया, इट मींस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वो डेल्टा टीबी को शो कर रहा है। और यदि आता है बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू, ठीक है, मैंने आपको बताया टू का मतलब क्या है, सॉल्यूशन, देन इट इज रिप्रेजेंटिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वो किसकी वैल्यू को शो कर रहा है, टीबी को। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आ गया आपके पास, 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन द 100 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड बाय 2.3 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। मीन बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड बाय मीन बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ गया, यानी कि वो वैल्यू किसके है, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी कितना है, 2.3 डिग्री सेल्सियस, और अगली लाइन में देंगे डेल्टा टीबी और 2.3 केल्विन सेल्सियस, वहां पर डेल्टा टीबी में 273 ऐड नहीं करेंगे। और आपको लिखा गया बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 2.3 डिग्री केल्विन, तो सर 2.3 केल्विन, यानी कि वो वैल्यू किसकी है, टीबी की, यानी कि टीबी कितना दिया है, 2.3 केल्विन। तो ये दोनों चीजें बहुत ध्यान देना है, ये क्वेश्चंस को सही भी करवा सकते हैं और गलत भी करा सकते हैं। क्या आपको देखना है बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड बाय दिया है या रेज बाय, या बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू। नाउ जो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कई बार फ्रीजिंग पॉइंट वर्ड मेंशन आता है, कई बार क्वेश्चन में मेल्टिंग पॉइंट भी कुछ भी आ सकता है। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इसे डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से। तो वहां डेल्टा टीबी था, ये क्या है, डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ यदि हम देखें तो ये होता किसके इक्विवेलेंट है, तो जैसे वहां पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लेकिन यदि फ्रीजिंग पॉइंट के केस में उल्टा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो डेल्टा टीएफ किसके बराबर है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। पहली तो बात ये ध्यान रखनी है, डेल्टा टीबी क्या था, टीबी माइनस टीबी नोट, ये उल्टा है टीएफ नोट माइनस टीएफ। तो यहां पर हमारे पास पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज है। सो टीएफ नोट क्या है, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टीएफ क्या चीज है, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है, तो यहां पर अब सेकंड फार्मूला जो हमें यूज करना है वो है हमारे पास डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। वहां था डेल्टा टी बी टू के बी इंटू मोलैलिटी, यहाँ क्या है के एफ इंटू मोलैलिटी। तो यहाँ के एफ क्या चीज है, दिस इज द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। वो था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये क्या है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। याद रखना केबी का दूसरा नाम था हमारे पास इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तीसरा फॉर्मूला डेल्टा टी एफ टू के एफ इंटू मोलैलिटी क्या होता है एनबी अपॉन डब्ल्यू इन किलोग्राम। और जब एनबी की वैल्यू रखते हैं तो वो हमारा चौथा फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा टी एफ टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू एन किलोग्राम। ये फॉर्मूले यूज होने हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, या कई बार मेल्टिंग पॉइंट वर्ड आ जाए तो वो भी। तो बस एफ की बजाय एम कर देंगे तो डेल्टा टी एम इक्वल टू टी एम नॉट माइनस टी एम हो जाएगा। डेल्टा टी एम इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, डेल्टा के एम इक्वल टू के एम इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी हो जाएगा, और सारी जहां सिर्फ एफ की बजाय एम हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब यहां आप क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने हैं। फर्स्ट थिंग, वही लगभग सेम पॉइंट्स हैं पिछली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और इसमें। जैसे वहां पर था आपके पास यूनिट ऑफ डेल्टा टीबी एंड टीबी नोट, उन सब के यूनिट सेम होने चाहिए थे, सभी के यूनिट क्या होने चाहिए केल्विन में। बट वहां कंडीशन थी कि जो डेल्टा टीबी यदि वो सेल्सियस में है तो उसे केल्विन में ऐड करते समय 273 ऐड नहीं करना, बाकी दोनों में ऐड करना है। तो सेम वैसे यहां भी है, द यूनिट ऑफ डेल्टा टी एफ नोट एंड टी एफ, इन सब का यूनिट क्या होना चाहिए केल्विन होना चाहिए। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, इसका यूनिट क्या होना चाहिए केल्विन किलोग्राम पर मोल। मोलैलिटी है, यूनिट ऑफ मोलैलिटी, उसका यूनिट क्या होना चाहिए मोल पर किलोग्राम। ठीक है, अब जैसे वहां पर मैंने आपको बताया था कि जैसे लिखा आता है बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड बाय, या बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड बाय, इट मीन वो किसे शो कर रहा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को। और बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू, तो वो किसे शो कर रहा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को, यानी कि टीबी को। तो वही सेम चीज ऐसी यहां पर भी सेम चलेगी। अब यदि आपको कहीं किसी यहां मेंशन आ जाता है freezing point is depressed by, it mean it is representing the, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये किसको शो कर रहा है डेल्टा टी एफ को। और दिया आता है फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड टू, इट मीन्स वहां किसको वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वो टीएफ को शो कर रहा है। तो ये ध्यान देना है सारी चीजें। ठीक है, कि आपके उस पोर्शन में क्या दिया है। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो सबसे लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दिस इज द फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। और होता है क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके लिए पहले आपको ऑस्मोसिस भी पता होगा, अपने लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज ऑस्मोसिस, the movement of solvent molecule from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration through a semi-permeable membrane, this is called the osmosis. And osmotic pressure क्या है, the minimum pressure which is applied on the solution side to prevent the entry of solvent molecule into the solution, that is called the osmotic pressure. तो पाई निकालने का फार्मूला क्या है, पाई इक्वल टू CRT, दिस इज आवर फर्स्ट फार्मूला। पहले मैं फार्मूला बता रहा हूं, उसका कौन सा सिंबल क्या है और उनके यूनिट क्या होंगे। अब सी यहां क्या है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कंसंट्रेशन वही मोलैरिटी इक्विवेलेंट है N2RT, सेकंड फार्मूला है। अब थर्ड फार्मूला एनबी की वैल्यू रखते हैं, तो WB अपॉन MB इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू
RT। अब ये तो फार्मूला है, ठीक है, तीनों जो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यूज होंगे। बट यहां पर एक बात ध्यान देनी है हमें कि यहां हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो या चाहे सॉल्वेंट हो, दोनों ही चलेंगे, यानी कि वॉल्यूम देना है यहां पर, बस सिर्फ इतना सा चेंज है, यानी कि वॉल्यूम इन लीटर, ये चीज होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब सबसे पहली बात आती है पाई। द यूनिट ऑफ पाई जो है, नॉर्मली हम क्या लेके चलेंगे, एटमोस्फेयर में, बार में, या पास्कल में, या जिस फॉर्म में भी दिया है, पाई का यूनिट एटमोस्फेयर, बार या पास्कल में, ठीक है, मेनली इसमें करेंगे, अदरवाइज जो दिया है उसमें ले सकते हैं। द यूनिट ऑफ सी, सी क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होना चाहिए, मोल पर लीटर या फिर कैपिटल एम, क्योंकि मोलैरिटी के इक्विवेलेंट होता है। अब बात आता है आर। आर यहां क्या चीज है, दिस इज द गैस कांस्टेंट, लेकिन यहां इसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू वही है जो गैस कांस्टेंट की आपने प्लस में पढ़ी है, द वैल्यू ऑफ आर। आर की दो वैल्यूज मेन याद रखनी है, क्या क्या है, पहली वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल, या तो ये, नहीं तो दूसरी वैल्यू आर की क्या याद रखनी है, 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ये दोनों वैल्यूज ही मेनली यूज होंगी, आप क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्या लेना है। नेक्स्ट थिंग, वॉल्यूम। द यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो है ये किस में होना चाहिए, लीटर में। एंड द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या लेना है, दैट शुड बी केल्विन। अब यहां हमें एक चीज देखनी है, मान लो किसी क्वेश्चन में आता है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और वहां मेंशन कर दे इन पास्कल, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, तो आपकी चॉइस है आर की, दोनों में से कौन सी वैल्यू यूज करते हैं, ये यूज करते हो या ये यूज करते हो। मान लो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में पूछा है कि पास्कल में ही निकालिए, तो जब हम ये वैल्यू यूज करेंगे आर की, ये वाली वैल्यू, तब आंसर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट उस समय आंसर में क्या निकलेगा, एटमोस्फियर। यदि ये वैल्यू यूज करेंगे तब एटमोस्फियर, तब ऑस्मोटिक प्रेशर का आंसर पाई की वैल्यू किस में आएगी, बार में, ठीक है। और बाद में कन्वर्जन फैक्टर जो मैंने आपको पहले बताए हैं इसी वीडियो में, तो उस कन्वर्जन फैक्टर के थ्रू एटमोस्फेयर है या बार है उसे पास्कल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया कब, जब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। अब मान लो क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, आपको गिवन आ गया द ऑस्मोटिक प्रेशर इज 2000 पास्कल, ठीक है, तब उस समय हमें आर की वैल्यू क्या लेनी है, हमें वो डिपेंड करेगा कि आर की हम वैल्यू कौन सी यूज करें, 0.0821 यूज करें या 0.083। तो यहां आपके पास चॉइस है, दोनों में से क्या यूज करना चाहते हैं। तो पहले ऑस्मोटिक प्रेशर पाई को इस टर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि पास्कल है, पास्कल से पहले उसे एटमोस्फेयर में बदल देंगे, वो पाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। यदि हम एटमोस्फेयर में नहीं बदलना चाहते तो पाई को पहले बार में बदल देंगे, फिर ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। ये ध्यान देना है कि पाई फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो देखेंगे कि पाई किस टर्म में फाइंड आउट करना है। यदि हम आंसर एटमोस्फेयर में निकालना चाहते हैं तो इस वैल्यू को यूज करेंगे, बार में निकालना चाहते हैं तो इसको। ये तो कब हो गया, जब हमें पाई फाइंड आउट करना है, और जब पाई गिवन है तो पाई के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेंगे कि हम आर की कौन सी वैल्यू यूज करें। यदि पाई एटमोस्फेयर में है तो ये वैल्यू यूज करेंगे, पाई यदि बार में है तो ये वैल्यू यूज करेंगे, और यदि पाई एटमोस्फेयर या बार में नहीं है, किसी और टर्म में है, तो पहले उसे एटमोस्फेयर में बार में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद इन दोनों में से जो वैल्यू यूज करनी है उसके हिसाब से करेंगे। सो दिस इज अवर लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, वन इज द वॉन्ट ऑफ फैक्टर। अब क्या है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, इट इज नोटेड बाय स्मॉल आई। वॉन्ट ऑफ फैक्टर है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू जो हम फाइंड आउट करते हैं, उसको यदि हम उसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड कर दें तो दिस इज का वॉन्ट ऑफ फैक्टर, यानी कि आई इक्वल टू CO अपॉन CE। ये तो पहला फॉर्मूला ये है क्या। अब हम ये भी जानते हैं
कि किसी मर्जी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखें, जैसे भी पीछे ही देख लेते हैं यहां पर, तो आपने क्या देखा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली हैं। यहां देखिएगा पाई जो है एमबी के क्या है, इनवर्सली। तो इसका मतलब जो यदि हम फार्मूला देखें तो फार्मूले में भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि आई में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यदि ऑब्जर्व ऊपर है तो इसमें मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से देखें तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऊपर आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ज्यादा अच्छा वर्ड है क्योंकि मेनली ये यूज होता है, अपॉन ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि आई इक्वल टू एम ई अपॉन एमओ। तो ये हो गया। अब ये आई कहां यूज होगा, आई टर्म यूज होगी इफ द सोल्यूट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। यदि सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मींस इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर या तो उसमें एसोसिएशन हो रही है या डिसोसिएशन हो रही है, तो वहां पर आई टर्म यूज होगी। अब यहां पर दो टर्म और हैं, एक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसे अल्फा, और एक है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, उसे भी अल्फा से शो करेंगे। आपको किस क्वेश्चन में लिखा जाता है, ए कंपाउंड इज 70% डिसोसिएटेड, यानी कि वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा यूज हो रहा है। और ये आपको आता है ए कंपाउंड अंडर को डाइमराइजेशन ट्राइमराइजेशन, यानी कि वहां एसोसिएशन हो रहा है, तो वहां अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन को शो कर रहा है। तो अब आपको ये देखना है, इफ सोल्यूट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, मान लो सोल्यूट के एक इलेक्ट्रोलाइट है एंड इट अंडरगोज डिसोसिएशन, उसमें डिसोसिएशन हो रही है, तब हमारे पास अल्फा और आई का क्या रिलेशन है ये याद रखना है, अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, अल्फा क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन विच इट इज डिसोसिएट, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म बाय डिसोसिएशन। ठीक है, तो जैसे MgCl2 टूटेगा तो क्या बनेगा, 1 Mg+2+2Cl नेगेटिव। जैसे देखिएगा MgCl2 डिसोसिएट हुआ, उसने क्या बनाया, 1 Mg+2+2Cl नेगेटिव, यानी कि 3 आयंस में टूटा, 1 + 2 3, यानी कि एन वैल्यू क्या है, 3 है। तो इस तरह से देखना है। अब यदि सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें एसोसिएशन हो रही है, इफ सोल्यूट इज एन इलेक्ट्रोलाइट and it undergoes association, तब अल्फा और आई में क्या रिलेशन है, तो वहां है अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन इंटू 1 - n। 1 मिनट, इस फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा चेंज है, मैं 1 मिनट बताता हूं आपको। अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन यहां होगा अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन इंटू एन अपॉन 1 - n। ये है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, सो एसोसिएशन के केस में ये है। तो एन क्या चीज है, यदि आपको क्वेश्चन आता है डाइमेराइजेशन, यानी कि 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए हैं तो एन क्या होगा, 2। ट्राइमेराइजेशन मीन 3, टेट्रामेराइजेशन मीन 4। इस तरह से देखना है कि एन वैल्यू क्या है। ठीक है, अब लास्ट जो है हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फार्मूलाज, दो केसेस में, इफ सोल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड इफ सोल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा मैं कह रहा हूं फार्मूलाज क्या है, फार्मूलाज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला केस है इफ सोल्यूट इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जिसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रही, और इफ सोल्यूट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, यदि सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, तब क्या क्या फॉर्मूलाज हैं डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। तो सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आई थी रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या था, पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नोट ए इट इज इक्वल टू एक्स बी, यदि सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। बट यदि सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रही है,
तब फॉर्मूला क्या होगा, पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नोट। ये ऐसे कैसे रहेगा, राइट साइड में जो वैल्यू है उसको आई से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आई इंटू एच भी हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर है, यदि सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तब फॉर्मूला क्या होगा, पाई ऑटो सी आर टी, और वहां हो जाएगा पाई ऑटो आई इंटू सी आर टी। थर्ड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसमें फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा टीवी ऑटो के बी इंटू मोलैलिटी, और यहां क्या होगा डेल्टा टीवी ऑटो आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। और फोर्थ फॉर्मूला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यदि सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तब क्या होगा, डेल्टा टी एफ टू के एफ इंटू मोलैलिटी, और यहां हो जाएगा डेल्टा टी एफ टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। So these are the formulas and these are the all the important points and techniques used for solving the numerical problems of chapter solutions. होप आप सभी को ये सारी टर्म्स, सारे फार्मूलाज यूज करने, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे कैसे हमारी न्यूमेरिकल से मिस्टेक हो सकती है, कैसे हम उन मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं, और कैसे अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बिल्कुल सही से कर सकते हैं और हमारे आंसर भी सही निकले, ये सब टेक्निक्स थी। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एनसीईआरटी इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ chapter solutions of class plus 2 chemistry. तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।